Hello everyone, welcome back to Ali Update. Well, we are back with another session of research methodology. Again, हम आज 25 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं और इन डिटेल डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां से जाके आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पे आपको डिटेल सेशन मिलेंगे, डिटेल टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ पीवाईक्यूज मिलेंगे, मॉक सेशंस मिलेंगे, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड डेफिनेटली आप जो है एंट्रेंस एग्जाम जरूर क्रैक करोगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज dash is detailed and complete description about research planning. Option A, research protocol. Option B, sampling design. Option C, analytical design. Option D, none of the above. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसर्च प्लानिंग का एक पूरा और डिटेल डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज रिसर्च प्रोटोकॉल। तो ये सही जवाब है क्योंकि रिसर्च प्रोटोकॉल एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जो रिसर्च के हर स्टेप को डिफाइन करता है। ये प्लानिंग के साथ मेथड्स और ऑब्जेक्टिव्स भी एक्सप्लेन करता है। ओके, बात करते हैं सैम्पलिंग डिजाइन, तो ये बस वो डिजाइन होता है जिसमें सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन रिसर्च के पूरे प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। एनालिटिकल डिजाइन, तो इसमें एनालिसिस के स्टेप्स और मेथड्स होते हैं, पर ये पूरी रिसर्च प्लानिंग का डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पे रिसर्च प्रोटोकॉल करेक्ट आंसर रहेगा। Now, question number two. The major function of hypothesis is dash. Option A gives definite point to investigation and guides the direction. Option B provide context to be studied. Option C it determines data need and prevents blind search. Option D all of the above. So यहाँ पे option D यानी कि all the above will be correct. क्यों? अब एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। सो हाइपोथेसिस का जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इस सवाल का कि हाइपोथेसिस का मेन काम क्या होता है या उसका रिसर्च में क्या रोल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसके ये सारी चीजें, ये सभी चीजें आती हैं। क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस एक क्लियर इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट सेट करता है और डायरेक्शन बताता है। और ये भी सही है क्योंकि हाइपोथेसिस रिसर्च का कंटेक्स्ट डिफाइन करता है। देन ये भी सही है क्योंकि हाइपोथेसिस से हमें डेटा की जरूरत समझ में आती है और अंदाज में काम करने से बच सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम जो ब्लाइंड सर्च है उससे भी बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शन है सभी करेक्ट रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। The correct sequence of testing of hypothesis for 5 steps is option first, uh, first set up a suitable significance level. Second, formulate a hypothesis. Third, choose a test. Fourth, compute. And fifth, make decisions. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की जाती है, उसके बाद क्या होता है एक सिग्निफिकेंस लेवल सुटेबल सेट किया जाता है, उसके बाद टेस्ट किया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि कंप्यूट करके उसके बाद डिस्टेंस लिए जाते हैं लास्ट में। तो ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है और सारे जो हैं वो सारे करेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा, याद रखना। यानी कि आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो अगर आप जो है हमारा कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक वाइज आप अगर नोट्स देखेंगे हमारे अवेलेबल है वहाँ पे पोर्टल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपको सीक्वेंस फॉलो करना होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। अगर ये स्टेप्स आपने याद रखेंगे ना तो डेफिनेटली आप इस आंसर को सॉल्व कर पाओगे। Now, question number 4. A significant level of 5% means the risk of making a wrong decision is dash percentage. Option A 5%, option B 10%, option C 95% and option D 1%. तो यहाँ पे ऑप्शन ए 5% करेक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर सिग्निफिकेंस लेवल 5% है तो गलत डिसीजन लेने के रिस्क कितना होता है। तो ऑब्वियसली जब 5% सिग्निफिकेंस लेवल किया है तो 5% ही सही होगा। अगर सिग्निफिकेंस लेवल 5% है तो गलत डिसीजन लेने का रिस्क भी 5% ही है।
10% नहीं हो सकता। अगर 5% सिग्निफिकेंस लेवल है तो 5% ही रिस्क है ना, तो वहां पर 10% गलत है, 95% भी गलत है, 1% भी गलत है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, the assumed data distribution to use non-parametric test is option A normal distribution, option B non-normal distribution, option C binomial distribution और option D none of the above. So यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में डेटा किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये गलत है क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम नहीं करते हैं, और जैसे कि बताया हुआ है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो ये जो है सही जवाब है क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तब यूज होते हैं जब डेटा नॉन नॉर्मल यानी कि इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। ओके, बात करते हैं ऑप्शन सी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये भी गलत है क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the greater the stress experienced in the job, the lower the job satisfaction is a dash type of hypothesis. Option A relational hypothesis, option B descriptive hypothesis, option C exploratory hypothesis, option D statistical hypothesis. तो यहाँ सॉरी, यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या है कि अगर स्ट्रेस बढ़ने पर जॉब सेटिस्फेक्शन कम हो जाए, ठीक है, तो ये किस टाइप का हाइपोथेसिस, मतलब कि हमारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उससे हमें क्या हो रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, तो ये कौन सा वाला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, रिलेशनल हाइपोथेसिस। ये सही जवाब है। रिलेशनल हाइपोथेसिस दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप शो करता है, मतलब उन दोनों के बीच का संबंध क्या है वो दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि स्ट्रेस बढ़ता है तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक तरह से ये क्या है, दोनों ही रिलेशनल हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, तो ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है जो बस किसी चीज को डिस्क्राइब करता है पर रिलेशनशिप नहीं दिखाता। देन एक्सप्लोरेटरी हाइपोथेसिस, तो ये एक्सप्लोर करने या नए आइडियाज फाइंड करने के लिए होता है, किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश नहीं करता। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की बात करें तो ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करता है पर रिलेशनशिप को डायरेक्टली नहीं दिखाता। ओके, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए रहेगा। नाउ moving on to our next question, that is question number 7, the data inviting actual salary of samples per annum is termed as option A nominal data, option B ordinal data, option C interval data, option D ratio data. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डेटा के टाइप के बारे में है जब सैलरी का एक्चुअल अमाउंट गैदर किया जाता है। ठीक है, तो हमें ये जो है यहाँ पे मतलब कहते हैं जब हम सैंपल्स की एक्चुअल सैलरी पर अन्यूम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो होता है ऑप्शन डी रेशियो डेटा। कैसे होगा, क्योंकि ये सही जवाब है क्योंकि रेशियो डेटा में जीरो का रियल मीनिंग होता है और सैलरी की तरह एग्जैक्ट वैल्यूज भी होती हैं जो आप कंपेयर कर सकते हो। बात करते हैं नॉमिनल डेटा, तो नॉमिनल डेटा जो होता है ना वो जस्ट कैटेगरी को या नेम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मेल फीमेल इस तरह का। ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है कि ये रैंक या ऑर्डर को दिखाता है पर एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं दिखाता। इंटरवल डेटा में क्या होता है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंस दिखाता है पर जीरो का कोई रियल मीनिंग नहीं होता। एग्जाम्पल हम बात करें तो टेम्परेचर, वो इंटरवल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी की बात करेंगे तो उसके लिए रेशियो डेटा होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, research is just option A searching again and again, option B finding solution to any problem, option C working in a scientific way to search for truth of any problem, and option D none of the above. So यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि रिसर्च क्या है। ठीक है, तो रिसर्च क्या है इसका मतलब आपको बताना है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। क्यों, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि ये सही जवाब है क्योंकि रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो किसी प्रॉब्लम का ट्रूथ यानी सच जानने में हेल्पफुल होता है, मदद करता है।
अब बात करते हैं सर्चिंग अगेन एंड अगेन, तो ये इनकम्प्लीट है क्योंकि रिसर्च सिर्फ आप बार बार सर्च करना नहीं होता है। देन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, तो ये सही है लेकिन रिसर्च के साइंटिफिक और सिस्टमेटिक एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करता। इसका बेस्ट जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। रिसर्च मतलब कि एक साइंटिफिक तरीके से आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, ठीक है, वो करेक्ट रहेगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज ऑप्शन ए conceptual रिसर्च, ऑप्शन बी एक्शन रिसर्च, ऑप्शन सी फंडामेंटल रिसर्च और ऑप्शन डी एम्पिरिकल रिसर्च। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रिसर्च तुरंत प्रैक्टिकल यूज के लिए होता है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्शन रिसर्च। ठीक है, ये सही जवाब है क्योंकि एक्शन रिसर्च किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करता है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च तो ये थियरी और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, जैसा कि कॉन्सेप्चुअल लिखा है ना, तो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है और इमीडिएट एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते हो इससे। फंडामेंटल रिसर्च तो ये बेसिक या जिसको प्योर रिसर्च जो बोलते हैं वो होता है, और ये हमारे सिर्फ नॉलेज को इंक्रीज करता है पर इसको आप इमीडिएट अप्लाई नहीं कर सकते। एम्पिरिकल रिसर्च तो ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है पर इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं होता है। सो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर रहेगा वो एक्शन रिसर्च रहेगा। Now moving on to our next question, that is question number 10. Which technique is generally followed when the population is finite? Option A, area sampling technique. Option B, purposive sampling technique. Option C, systematic sampling technique. और option D, none of above. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनाइट यानी कि जब आपके पास पॉपुलेशन लिमिटेड है जिसको आप काउंट कर सकते हो, तो वहां पे कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज की जाती है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2-3 सेशन हमने जो प्रीवियसली उसमें 1-2 सेशन में आ चुका है, लेकिन आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कि मोस्टली आपको ये याद रखना है कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स में से 1-2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही, तो आप ये सारे टॉपिक्स कवर करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि जब पॉपुलेशन फाइनाइट होता है तो किस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी करेक्ट, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। क्योंकि जब फाइनाइट पॉपुलेशन होता है तो वहां पे ये टेक्निक यूज की जाती है जिसमें सैंपल्स एक फिक्स इंटरवल पर सिलेक्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि एक सिस्टम फॉलो होता है। सपोज कहेंगे एवरी 10th मेंबर, जैसे 1 to 100 का पॉपुलेशन है, तो इसमें क्या कहा है कि 6 लिया हमने, और 6 जो पहला जो होगा वो मेंबर वो 6 नंबर का है, उसके बाद एवरी 10th मेंबर विल बी सिलेक्टेड। ये अगर हुआ तो ये सिस्टमेटिक है, जैसे कि 6, 16, देन 26, 36। तो इस तरह से 1 to 100 में से ये एवरी 10th गैप के सिलेक्ट किए जाएंगे, तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक हो गया। अब बात करें एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, तो ये लार्ज या इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। पर्पोजिव सैम्पलिंग टेक्निक जो है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए सिलेक्टेड सैंपल्स में यूज होती है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। Now question number 11, the limitation of survey method is that dash. Option A, they do not deploy a means to measure certain attitudes. Option B, they do not deploy a means to measure certain behaviors and are expensive. Option C, people may not be interested in help and just give any data. Option D, none of above. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सर्वे मेथड की क्या कमी, यानी यहाँ लिमिटेशन पूछा है ना, क्या कमी है जो एक्यूरेट डेटा या रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकती है, लिमिटेशन पूछा है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, पीपल मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन हेल्प जस्ट गिव एनी आइडिया। यानी कि ये सही जवाब है क्योंकि सर्वेज में कभी कभी लोग एक्यूरेट डेटा नहीं देते हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। सर्वे मेथड का यही एक लिमिटेशन है, जस्ट वो फिलअप कर देंगे इंफॉर्मेशन लेकिन उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता, वो ट्रू नहीं दिखाते। बात करते हैं ऑप्शन ए की, ये सही नहीं है क्योंकि सर्वे एटीट्यूड्स को मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो सर्वे कुछ बिहेवियर्स को मेजर कर सकते हैं और कॉस्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी विल बी करेक्ट क्योंकि लिमिटेशन पूछी गई है, तो यही लिमिटेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, the marks scored by 15 students out of 50 in a subject are as follows and find the median। तो यहाँ पे जो है आपको मीडियन मतलब यहाँ पे मीडियन
आपको फाइंड करना है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रोवाइडेड हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, और आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इन सभी चीजों को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम जब अरेंज करेंगे उसके बाद जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा उसको हम मीडियन कहेंगे। तो वही जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा। हम यहाँ पे लिखते जाते हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43 एंड 44 एंड 45। तो 15 सारा ऑब्जर्वेशन हो गए। अब मिडल मोस्ट कौन सा होगा, तो आप देखोगे 7 और 7 प्लस 14 यानी मिडल वाला जो नंबर होगा वो 8 वाला रहेगा। कौन सा रहेगा, 8 नंबर। 15 में टोटल जो है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी, 8 नंबर की। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर पे कौन सा है, 35। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी 35 करेक्ट आंसर रहेगा। यही है, यानी 8 वैल्यू जो है वही मिडल वैल्यू यानी कि मीडियन है। Now question number 13. A good research design has characteristics such as dash, first objectivity, second biasness, third reliability, fourth validity एंड फिफ्थ जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे गुड रिसर्च डिजाइन की बात की गई है कि इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शन सी। देखो और सारे तो जितने भी दिए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स सब सही है, लेकिन बियासनेस नहीं होगा। गुड, एक अच्छी रिसर्च डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो एक अच्छी रिसर्च डिजाइन वही होगी जो बिना कोई बियासनेस के हो। ठीक है, जहाँ पे बियासनेस नहीं हो। ठीक है, रिलायबिलिटी यानी कि ऑब्जेक्टिविटी यानी उसका एक परफेक्ट ऑब्जेक्टिव होगा, और विश्वसनीय होगी, और वैलिड होगा, और जनरलाइज होगा। तो ये सारी चीजें तो होंगी, लेकिन उसमें जो है ये क्वालिटी यानी बियासनेस नहीं होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना। क्वेश्चन नंबर 14. The term phenomenology is associated with the process of option A qualitative research, option B analysis of variance, option C correlation study and option D probability sampling. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि फेनोमेनोलॉजी जो है वो किस प्रोसेस से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट रहेगा क्वालिटेटिव रिसर्च। ये सही जवाब है, क्योंकि फेनोमेनोलॉजी में मेनली क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, फेनोमेनोलॉजी के लिए नहीं है। ऑप्शन सी यानी कॉरिलेशन स्टडी, तो ये रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए होता है, फेनोमेनोलॉजी के लिए नहीं। देन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो ये क्वांटिटेटिव सैंपलिंग टेक्निक है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। Now question number 15. A list includes details of all resources researchers have quoted in an assignment is called option A references, option B bibliography, option C annotated bibliography and option D none of above. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि असाइनमेंट में यूज रिसोर्सेज की लिस्ट को क्या कहते हैं, यानी कि जो रिसर्चर जितने जो रिसोर्सेज यूज किए हैं तो उसका वो डिटेल लिस्ट जो वो तैयार करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा रेफरेंसेस। क्योंकि रेफरेंसेस उन सोर्सेज की लिस्ट होती है जो असाइनमेंट में डायरेक्टली साइट किए जाते हैं। अब बात करते हैं बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियोग्राफी उन सोर्सेज की लिस्ट होती है जो रिसर्च में हेल्पफुल रहे हैं, चाहे यूज किए हो या ना हो। ठीक है, जो डायरेक्टली जिनको आपने क्रेडिट दिया है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली जो होते हैं उनकी जो लिस्ट बनती है वो रेफरेंसेस होते हैं। अब बात करें एनोटेड बिब्लियोग्राफी, तो ये सोर्सेस की समरी और एक्सप्लेनेशन के साथ होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 16. रिसर्च प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड, ऑप्शन ए बिफोर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑप्शन सी आफ्टर फॉर्मिंग अ रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन डी बिफोर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि रिसर्च जो है प्रॉब्लम कब फॉर्मुलेट की जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बिफोर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि जब हाइपोथेसिस बनाया जाता है उससे पहले सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम ही बनाई जाती है। अगर रिसर्च प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं होगी तो आप हाइपोथेसिस कैसे बनाओगे।
आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा तो ये बाद में होता है, पर पहले रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की जाती है। देन रिसर्च डिजाइन से पहले रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड होती है। और यहाँ पे लिखा है ना ये बिफोर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन, तो ये भी गलत है क्योंकि पहले रिसर्च प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम रिसर्च डिजाइन तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम अगेन टेलिंग यू कि अगर आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो इसके लिए हम लोगों ने डिटेल सेशन तैयार किए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक वाइज, जो कि आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जल्दी जाके आप वहां से हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं और डेफिनेटली आप अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। और आई एम श्योर कि आप एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now, question number 17. A research that ends with the formulation of hypothesis is called dash option A exploratory research, option B descriptive research, option C applied research और option D historical research. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी रिसर्च जो हाइपोथेसिस बनाने पर एंड हो जाए उसका क्या नाम है या उससे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये सही जवाब है क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और इसके एंड में हाइपोथेसिस फॉर्म किया जाता है। अब बात करें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो ये रिसर्च फैक्ट्स को डिस्क्राइब करती है, हाइपोथेसिस नहीं बताती। ठीक है। और अप्लाइड रिसर्च तो ये रिसर्च रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करने पर बेस्ड होती है और इसका हाइपोथेसिस क्रिएशन से पहले स्पेसिफिक गोल होता है। बात करें हिस्टोरिकल रिसर्च, तो ये रिसर्च पास्ट इवेंट्स और इंसिडेंट्स को स्टडी करती है और हाइपोथेसिस क्रिएशन पर यूजुअली एंड नहीं होती। तो यहाँ पे करेक्ट रहेगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्योंकि ये न्यू आइडियाज और चीजों को समझने के लिए इनिशियल स्टेज पर की जाती है और हाइपोथेसिस के साथ एंड होती है, जिससे हम फर्दर टेस्टिंग कर सकते हैं। Now, question number 18. Dash is a set of questions to be asked to respondent in person. Option A, questionnaire. Option B, schedule. Option C, both A and B. Option D, none of above. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो रिस्पोंडेंट्स को पर्सनली पूछे जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, यानी कि रिसर्चर वो फेस टू फेस पूछता है, तो उसको हम कहेंगे शेड्यूल। क्या कहेंगे? शेड्यूल कहेंगे। ये सही जवाब है। शेड्यूल का मतलब होता है कि एक प्लान्ड सेट ऑफ क्वेश्चन जो रिसर्चर फेस टू फेस रिस्पोंडेंट से पूछता है और जवाब को रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन का सेट होता है, लेकिन ये रिस्पोंडेंट को दिया जाता है जिसे वो अपने आप भर सकता है, लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Now, question number 90. When each member of a population has an equally likely chance of being selected, this is called option A non-probability sampling, option A B a quota sample, option C purposive sampling and option D probability sampling. So यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पॉपुलेशन के हर मेंबर को बराबर सिलेक्ट होने का चांस मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये सही जवाब है क्योंकि इसमें पॉपुलेशन के हर मेंबर का इक्वल चांस होता है रैंडमली सिलेक्ट होने का। ठीक है, तो और ऑप्शन ए यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें इक्वल चांस नहीं होता क्योंकि ये रैंडम नहीं होता और रिसर्चर अपने जजमेंट से सैंपल चूज करता है। क्वार्टर सैंपल ये स्पेसिफिक ग्रुप्स या क्वार्टर्स पर बेस्ड होता है जिसमें हर मेंबर का इक्वल चांस नहीं होता। बात करें पर्पोजिव सैम्पलिंग, ये भी रिसर्चर्स के जजमेंट पर बेस्ड होता है, रैंडम सिलेक्शन नहीं होता। Now, question number 20. What is the opposite of a variable? Option A, a constant. Option B, an extraneous variable. Option C, a dependent variable. And option D, a data set. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वेरिएबल्स का अपोजिट क्या होता है। याद रखना, वेरिएबल वो चीज होती है जो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसका अपोजिट रहेगा डेफिनेटली ऑप्शन ए, अ कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट वो वैल्यू रहती है जो चेंज नहीं होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू रहती है। ठीक है, अब बात करें एन एक्सट्रानियस वेरिएबल, तो ये वो वेरिएबल है जो एक्सपेरिमेंट में अनवांटेड और अनकंट्रोल हो सकता है। देन ऑप्शन सी, अ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये वो वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस पर डिपेंड करता है। बात करते हैं डेटा सेट, ये एक डेटा कलेक्शन है और ये वेरिएबल का अपोजिट नहीं है।
Now question number 21. Fundamental research is the type of research that dash option A is made for performing the basic or pure research. It's a theoretical research. Option B is intended for finding some solution to the problem considered. Option C includes fact-finding, inquiries, and surveys. Option D uses available information as a base to make the further critical evaluation. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फंडामेंटल रिसर्च किस टाइप की रिसर्च होती है, यानी उसका आपको नेचर बताना है एक तरह से। सो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ये सही जवाब है क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च नॉलेज बढ़ाने के लिए होती है और इसमें थ्योरीज और कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। तो ये अप्लाइड रिसर्च होता है, जो ये बताया ना कि कोई एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाना है, तो वो जो है अप्लाइड रिसर्च होती है, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए होता है। अब बात करें फैक्ट फाइंडिंग, इंक्वायरीज एंड सर्वेज, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पे फैक्ट और डेटा कलेक्ट करे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो है ना, यूजर्स अवेलेबल रिसर्च एंड उसको अवेलेबल यानी जो पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको बेस बना के फिर से उसके ऊपर क्रिटिकल इवोल्यूशन किया जाता है, तो ये होता है सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है, कौन सा होगा? सेकेंडरी रिसर्च। तो आपको जब टाइप्स ऑफ रिसर्च पता होगा ना, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस आंसर। तो इसके लिए मैंने आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है टाइप्स ऑफ रिसर्च वाले टॉपिक में, तो वहां से आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिसर्च होती है और कैसे आपको पता करना है कि कौन सी रिसर्च कैसी होगी। अगर वो टॉपिक आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली ये वाला आंसर आ जाएगा। Now question number 20. For primary data collection, several methods are usually considered such as dash, option A observation, survey and experimental, option D structured, unstructured, option C direct, indirect और option D none of above. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए कई मेथड्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी है। तो प्राइमरी डेटा याद करो सबसे पहले कि प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है डायरेक्टली सोर्सेस से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ऑब्जर्वेशन, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल। यही जो है यही करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि यही सारी जो टेक्निक्स है वो आप प्राइमरी रिसर्च में यूज करते हो। अब बात करें स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, तो ये डेटा कलेक्शन मेथड्स के टाइप्स हैं लेकिन स्पेसिफिक टेक्निक्स नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी डेटा कलेक्शन के अप्रोच है लेकिन टेक्निक नहीं है, इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23. Almost entire statistical tools are applicable on data collected using dash measurement scale. Option A nominal scale, option B interval scale, option C ऑर्डिनल स्केल एंड ऑप्शन डी रेशियो स्केल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस किस मेजरमेंट स्केल पर कलेक्टेड डेटा पर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई हो सकते हैं, यानी कि लगभग सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स उस डेटा पर अप्लाई किए जा सकते हैं जो मेजरमेंट स्केल पर कलेक्ट किया गया हो। तो इसका ऑप्शन जी करेक्ट रहेगा, रेशियो स्केल। ये सही जवाब है क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है और सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं जैसे मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अब बात करते हैं नॉमिनल स्केल। तो इसमें सिर्फ कैटेगरीज होती है बिना किसी इनहेरेंट ऑर्डर के, इस पर लिमिटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई हो सकते हैं। अब बात करें इंटरवल स्केल, इसमें इक्वल इंटरवल्स होती है लेकिन 0 पॉइंट आर्बिट्ररी होता है, इस पर कुछ टूल्स अप्लाई हो सकते हैं। देन ऑर्डिनल स्केल, इसमें रैंकिंग होती है लेकिन इंटरवल्स इक्वल नहीं होते, इस पर लिमिटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई हो सकते हैं। इसके के लिए ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। Now question number 24. Meaning of hypothesis is of dash, option A tentative assumption, option B unproved theory, option C educated guess and option D all of the above. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है। तो इसका जो है सिंपली हम देखें ना, तो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एजम्पशन या प्रेडिक्शन होती है जो टेस्ट की जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं ना वो सभी करेक्ट रहेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा क्योंकि हाइपोथेसिस एक टेम्पररी एजम्पशन होता है जो अभी प्रूव नहीं हुई है। देन हाइपोथेसिस एक अनप्रूव्ड थ्योरी है, मतलब ये भी सही है क्योंकि हाइपोथेसिस तब तक थ्योरी नहीं बनती जब तक वो प्रूव ना हो जाए। देन हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गेस है,
ये भी सही है क्योंकि हाइपोथेसिस यूजुअली नॉलेज और प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नाउ इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। which among the following is not a measure of dispersion? Option A range, option B mean deviation, option C मीडियन एंड ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन वो मेजर्स होते हैं जो डेटा कितनी दूर तक स्प्रेड है, यानी कितना वेरिएबल है, वो शो करते हैं। तो उसके लिए मीडियन नहीं आएगा क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ना कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो यहाँ पे रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारे ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। रेंज यानी ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो डेटा का मैक्सिमम और मिनिमम के बीच डिफरेंस शो करता है। मीन डेविएशन ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो मीन के अराउंड वैल्यूज को एवरेज डेविएशन शो करता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो डेटा के स्प्रेड शो करता है, मतलब कि डेटा कितनी दूर तक फैली हुई वो बताता है। तो यहाँ पे नॉट पूछा वो आएगा मीडियन, क्योंकि मीडियन डेटा का मिडिल वैल्यू होता है और ये सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, जबकि और जितने भी हैं वो सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।